हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका व्यंजन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त आपके बोर्ड के पेपर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए क्या इंटरव्यू लेकर आए हैं। ये इन्होंने 10th क्लास की है और 12th भी कर रखी, अच्छे अंकों के साथ की है। इसलिए हम अपना ये इंटरव्यू में बताएंगी कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है, किस प्रकार से इन्होंने जो है साइंस में कैसे की थी, मैथ में कैसे की थी, हिंदी में कैसे की थी। तो इसी प्रकार आप पूरे इंटरव्यू को देखिएगा, ये अपने स्वयं बताएंगी किस प्रकार से इनकी मेहनत रंग लाई थी। तो इसी प्रकार आप भी मेहनत करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए एमसीक्यू भी लेकर आते हैं, वीडियो भी बना रहे हैं काफ़ी, और जो है प्रैक्टिस सेट भी डालता हूँ मैं 12th वाले बच्चों के लिए। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस वक्त बोर्ड वाले बच्चों के लिए, चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों। और इंटरव्यू भी लेकर आता हूँ, जो जो अच्छे बच्चे हैं जिनके अच्छे अंक आते हैं, मैं सभी बच्चों का इंटरव्यू भी ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प आए। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप अपने बारे में पूरा परिचय बताएं बच्चों को। मेरा नाम प्रियांशी है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर से निवास करती हूँ और मेरा गांव का नाम जनौरा है। तो आपने 10th क्लास कौन सी सन में की थी? सर, मैंने 10th क्लास 2022 में की थी। 22 में। तो आपके जो है कितनी प्रतिशत थी और कौन से विषय में सबसे ज़्यादा अंक आए थे, यही बताइएगा मुझे। सर, मेरी 10th क्लास में 80% थी और मेरे हिंदी में सबसे अधिक नंबर आए थे। कितने नंबर थे? 92 नंबर थे हिंदी। 92 नंबर, सुन रहे हैं बच्चों, 92 नंबर। और 92 नंबर इनके जो हैं वो पता है कहाँ से हैं? वो गवर्नमेंट विद्यालय से हैं। प्राइवेट विद्यालय और गवर्नमेंट विद्यालय में थोड़ा सा अंतर होता है, पता है क्या? प्राइवेट विद्यालय में तो हमेशा जब तक घंटे चलते हैं तब तक पेपर आपके हो ना जाए तब तक पूरी क्लास 8 के 8 घंटे या फिर 6 घंटे पूरे के चलते हैं। बोर्ड वाले बच्चों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, समझे। लेकिन सरकारी जो विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट विद्यालय जो होते हैं, उनमें जैसे कि हॉलीडे हो जाती हैं। अब फिलहाल जो विंटर वैकेशन हॉलीडे चल रही है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होती हैं। प्राइवेट में अक्सर जो है क्या होता है, पढ़ाई चलती रहती है। और ये गवर्नमेंट विद्यालय से पढ़ी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। गवर्नमेंट विद्यालय से इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट विद्यालय बेकार होते हैं, शिक्षक वहाँ के ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता है बच्चों पर, ठीक है। इन्होंने जो है गवर्नमेंट विद्यालय से इतने अंक प्राप्त किए हैं, ये बहुत गौरव की बात है। यानी कि 92 नंबर आए, 100 में से 92 नंबर, और 100 में से 92 नंबर बच्चों बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमको ये बताइएगा कि आपके 100 में से 92 नंबर आए हिंदी में, तो आपने किस प्रकार तैयारी की थी हिंदी की, ज़रा मुझे बताइएगा। सर, मैं आपको बता दूं मैंने हिंदी किस प्रकार तैयारी की थी। तो एक हमारे सर थे सुलेंद्र सर, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी हिंदी की तैयारी कराई थी। जो ये कवि रहते हैं, इनका जीवन परिचय जो रहता है, हमने कभी मॉडल में से नहीं पढ़ा इनका जीवन परिचय, उन्होंने हमें लिखवाया। वो बोला करते थे हमें जीवन परिचय, हम रफ में उसे नोट किया करते थे। फिर वो बोलते थे कि ये तुम्हें याद करके लाना है, तो हम उसे याद करते थे, तो वो हमसे सुनते थे उसे। तो इस प्रकार हमें वो अच्छा लगा, मतलब याद हुआ, सही हुआ, हमारे दिमाग में वो मतलब व्यवस्थित रहा। तो मैं बता दूं सर आपको, जो हिंदी में ग्रामर रहती है, ग्रामर भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। मतलब वो ट्रिक्स ज़्यादा लगाते थे पढ़ाने में, तो उससे हमें मतलब अच्छा याद होता था। ये है हिंदी से। तो बच्चों, वैसे सुरेंद्र सर को मैं भी जानता हूँ, वो मेरे ही मित्र हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो वाकई ही वो ट्रिक से पढ़ाते हैं हिंदी को, और हिंदी के तो उन्हें विशेषज्ञ समझो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो हिंदी। तो मेरा ये सवाल है, हिंदी में एक संस्कृत होती है। यस सर। संस्कृत मुझे तो बहुत टफ लगती है, खैर, और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत टफ लगती होगी संस्कृत। तो आपने संस्कृत की कैसे तैयारी की? और जीवन परिचय होते हैं हिंदी में, जीवन परिचय बहुत टफ होते हैं याद करने, उसको ही बताइएगा। पहले संस्कृत के बारे में बताइएगा। सर, मैं संस्कृत के आपको बता दूं, जब हम स्कूल में क्लास लेते थे, हमारे हिंदी वाले टीचर जो रहते थे वो हमें संस्कृत का भाग पढ़ाते थे। तो वो मतलब जो पढ़ाते थे हिंदी में, वो उसका अनुवाद करते थे, तो हम उसे कच्ची पेंसिल से लिखते रहते थे, उसे रिपीट करते थे। और अनसोल्ड जो होता है हिंदी का, मैंने वो ख़रीदा अनसोल्ड। उसमें जो पूछे गए थे प्रीवियस क्वेश्चन, जो पूछे गए उसके संस्कृत के हिंदी में, तो मैं उन्हें रिपीट करती थी। जो मॉडल में थे संस्कृत के क्वेश्चन, उन्हें रिपीट किया करती थी।
उन्हीं में से मतलब रिपीट होते रहते हैं। वो इस वर्ष नहीं पूछा तो अगले वर्ष वो पूछ लिया, तो इस तरीके से मैंने संस्कृत की तैयारी की हिंदी में। और जीवन परिचय की? सर जीवन परिचय की मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे आप पीछे मैंने बताया सुलेंद्र सर लिखवाया करते थे, उसी को मैं रिपीट किया करती थी। जैसे अब एक ये भी बात है, जीवन परिचय में उनकी डेट ऑफ बर्थ होती हैं, ये बहुत सारे वो होते हैं, मतलब उन्होंने कौन सी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो ये मैं लिख लिख करके याद किया करती थी उनकी डेट ऑफ बर्थ। और सर मैं आपको ये भी एक बात बता दूं, जो जीवन परिचय जो होता है उसे कॉपी में मतलब इस प्रकार लिखती थी मैं, बोर्ड की कॉपी में जैसे एक डिब्बा बनाती थी मैं, उसमें मैंने कवि का जीवन परिचय लिख दिया, उसकी मृत्यु लिख दी, और उसके माता पिता का नाम उनके, और उनकी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की उन्होंने, और उनकी भाषा कौन सी थी, मैं ये एक बॉक्स में लिखा करती थी जब उनका जीवन परिचय नीचे लिखा करती थी। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ पर ही ध्यान देते हैं ज़्यादा, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने शिक्षा कौन सी प्राप्त की, तो इसी से अच्छा वो होता है हिंदी में। वेरी गुड। देखिएगा कितनी अच्छी जानकारी दी है उन्होंने, कि आप जब आपके लिए जब जीवन परिचय आए तो एक बॉक्स बनाएं, बॉक्स में आप पहले उनका जो सन लिखें, फिर माता पिता का नाम लिखें, फिर कहाँ पर उनका स्थान, ज़्यादा पूछते हैं स्थान, कहाँ पर उनका जन्म हुआ उस स्थान पर हुआ, ठीक है, इस भाषा के वो थे कवि। तो ये सब इन्होंने कितना अच्छा बताया कि मैं उस बॉक्स में लिखती थी, ताकि सबसे पहले एग्जामिनर की जो निगाह जाती है वो बॉक्स पर जाती थी। बॉक्स में अगर उन्होंने सही सही देख लिया तो पक्का उन्हें वो पढ़ेंगे नहीं, फिर वो पढ़ेंगे भी नहीं आपके जीवन परिचय को जो आपने नीचे लिखा है, और पूरे अंक मिलेंगे। ये देखो कितनी अच्छी जानकारी दी है इन्होंने, कि आप लोग बॉक्स में लिख के, समझ गए ना, आप लोग ऐसी डार्क पेन से लिखें बॉक्स में अच्छे से, जो दिखे एग्जामिनर के लिए। समझ में आई? तो आपने वैसे 10th क्लास कौन सी सन में की थी? सर मैंने 10th क्लास 2022 में की थी। 22 में 2022 में की थी। तो मेरा आपसे अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आपके जो है 10th क्लास में और दूसरे विषय में कितने अंक थे, और किसी में भी इतने थे? सर मेरे ड्राइंग में थे 85 नंबर थे ड्राइंग में 85 नंबर। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक हर्षिता शर्मा का इंटरव्यू लिया था, उनके ड्राइंग में सबसे कम थे। आपको पता है ना, ड्राइंग में उनके बहुत कम आए थे, क्योंकि वो बोल रही थी स्वयं कि मैंने ड्राइंग पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और ड्राइंग पर बच्चे अक्सर ध्यान देते ही नहीं हैं, लेकिन इनके नंबर फिर भी अच्छे थे, 85 नंबर, यानी कि 85 नंबर। 85 नंबर आपके किस प्रकार आए, आपने किस प्रकार मेहनत की? सर मैं आपको बता दूं, ड्राइंग में जो स्मृति चित्रण जो रहता है उस पर मैंने ध्यान दिया उस पर, क्योंकि ड्राइंग भी एक हमारा सब्जेक्ट होता है, उसे हम इग्नोर करेंगे कि ये कुछ नहीं है तो उससे भी हमारी परसेंटेज पे फ़र्क पड़ सकता है। तो एक हमारे सर थे कांति प्रसाद सर, वो हमें स्मृति चित्रण दिया करते थे बनाने के लिए, तो मैं उसे हफ्ता में रिवाइज कर लेती थी। और मैं एक बात आपको बता दूँ, जो कलर जो होते हैं, कलर्स वो आती है एक बनाने के लिए, हमें आलेखन आती है उसमें, तो आप कलर जो यूज़ करें वो ट्यूब वाले कलर यूज़ करें, उनसे अच्छी मतलब उसमें सफाई आती है, इसलिए। अच्छा, तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे उससे? हाँ, उससे नंबर भी अच्छे मिलेंगे सर। अच्छा, ट्यूब वाले से नंबर नहीं कटेंगे? 50 रुपये का आ जाते हैं, नंबर नहीं कटेंगे पर अच्छा भरा जाता है, उससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है उस पर, ये है। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने साइंस में जो है कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि IUPAC, IUPAC हो या सूत्र हो, आपने किस प्रकार तैयारी की थी और कैसे की थी, वो ही बताइए। सर मैं आपको IUPAC की बता दूं, जैसे कीटोन समूह रहता है, एल्डिहाइड समूह रहता है, और बहुत सारे समूह रहते हैं। इनों में जैसे किसी में तो नल लग रहा है, किसी में और लग रहा है, किसी में हाइड्रोक्सी भी लग रहा है। तो मैंने इन पे कार्य किया कि मैंने एक पर्चा पे ये सारे लिखे, ठीक है, फिर मैंने वो अपनी दीवार पे मतलब चिपका लिए। तो मैं जब स्कूल टाइम पर मतलब जाती थी स्कूल के लिए, जैसे मैं बाल काट रही हूँ तो मैंने वो रिवाइज़ कर लिए, तो ऐसे मैं उन्हें मतलब जैसे आते जाते रिवाइज़ कर लिया करती थी। तो इस प्रकार से मेरी IUPAC भी एक गलत नहीं गई, IUPAC मेरी सारी ठीक गई थी। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं 12th क्लास की तरफ। तो आपने 12th क्लास कौन सी सन में की? सर 2024 में मैंने 12th क्लास की है। कौन सा सब्जेक्ट था? सर मैथ था मेरे पास। मैथ। तो मैथ ही क्यों लिया आपने, इसका कोई विशेष रीज़न था? सर इसका मैं आपको रीज़न बता दूं कि मेरे को कंपटीशन करना था
12th के बाद, उसमें मेरे को हेल्प मिलती। मतलब जैसे कैलकुलेशन जो रहती है, जैसे अब हमने कहीं कोचिंग ही की तो उसमें अगर हमने ऑनलाइन कोचिंग की मान लो, तो उसमें टीचर हमें ये तो बताएगा नहीं कि हमने ऐसे किया कैलकुलेशन या ऐसे आया, उसमें हमें अब खुद समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने समझने के लिए मैथ लेना ज़रूरी समझा सर। हाँ बिल्कुल, मैथ जो होता है वो कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। कंपटीशन में मैथ का बहुत योगदान होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। अन्यथा ऐसा सब्जेक्ट कोई नहीं होता जिसमें से पूरे के पूरे अंक लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब तो फिलहाल आ जाते हैं, खैर मुझे नहीं पता कैसे कॉपी चेक करते हैं शिक्षक भी, पर पूरे में से पूरे दे देते हैं वो नंबर। तो आपने जो ली थी मैथ ली थी 12th क्लास में, और 2024 में आपने 12th की है, तो आपकी जो 12th में किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक थे? सर मेरे हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक थे। हिंदी आपकी फेवरेट विषय रही है? अच्छा, तो हिंदी में कितने अंक थे आपके? सर 96 नंबर थे मेरे हिंदी में। 96 समझ रहे हैं क्या बच्चों? 96 नंबर, यानी 100 में से 96 का मतलब 96। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए 96, 100 में से 96 अंक लाने बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके जो है 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए थे, 92 शायद थे। यस सर, 92 नंबर थे 10th क्लास में, और 96 नंबर हैं 12th क्लास में। कितनी बड़ी बात है, हिंदी इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो आपने हिंदी जो है 10th की और 12th की अलग अलग होती हैं। Yes, इतना ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, तो आपको हालांकि थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी, जैसे कि ग्रामर में। पर ग्रामर तो फिर वही भी रहती है हाँ, सर। ग्रामर तो सब वही रहती है, लेकिन आपने जो है 12th की टफ पड़ती है थोड़ी सी हिंदी। यस सर। तो उसकी तैयारी कैसे की थी आपने? सर उसकी तैयारी मैंने मॉडल ख़रीदा था मास्टरमाइंड का, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और अनसोल्ड जो होते हैं वो मैंने मतलब उनके प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका थोड़ा मतलब रिवाइज किया। और सर मैं आपको बता दूं, एक आता है निबंध, वो निबंध जो आता है हमारे को सबसे ज़्यादा नंबर का आता है निबंध जो आता है। तो उस पर मतलब जो हमें निबंध लिखना है तो उसे हम हेडिंग डाल के लिखें, काले पेन से हेडिंग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा नंबर मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर भी मतलब खुश हो जाता है देख के कि बच्चे ने हेडिंग डाल कर लिखी है कि हाँ बच्चे पे कुछ आता है, इस वजह से। तो मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि हिंदी में आपके सबसे अच्छे अंक थे, और दूसरा ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें और भी अच्छे अंक आए हैं? हाँ सर, मेरे केमिस्ट्री में 90 नंबर थे। केमिस्ट्री में 90 नंबर, देखिएगा तो केमिस्ट्री में 90 नंबर लाने बहुत बड़ी बात होती है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और मैथ हो, हालांकि विषय सभी टफ हैं, लेकिन ये थोड़े से टफ है सब्जेक्ट। दोनों ये विषय जो होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें केमिस्ट्री को बेवफा भी माना जाता है, क्योंकि बहुत टफ मानी जाती है। अरे इनके नंबर केमिस्ट्री में ही 90 नंबर आए। केमिस्ट्री में 90 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का ही शिक्षक हूँ। ठीक है, और मुझे पता है केमिस्ट्री में जिस बच्चे के 85 से या फिर 80 से ऊपर नंबर आते हैं वो टॉप माना जाता है, अच्छा होता है मतलब पढ़ने में। और आपके आए हैं नंबर 90 अंक, 100 में से 90 अंक, तो बहुत बड़ी बात है। और किस प्रकार आपके 90 अंक आए बच्चों को बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है ये। यस सर। सर मैं आपको केमिस्ट्री में बता दूं तो सर केमिस्ट्री में मैंने आपसे कोचिंग ली थी ऑफलाइन, और जो आपने पढ़ाया वो मतलब इतना अच्छा पढ़ाया कि सारे पेपर में क्वेश्चन आए, मैं आपको बता दूं। तो सर इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरी साइंस फेवरेट बनी है, आज तक भी मुझे केमिस्ट्री ही अच्छी लगती है सर, मैं आपको बता दूँ। तो केमिस्ट्री में जो है 2 पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्गेनिक में होती है। तो ऑर्गेनिक में मुझे बताएं कि ऑर्गेनिक में कैसे तैयारी की आपने? सर ऑर्गेनिक में जो वो रहती हैं क्रिया होती हैं, जैसे वुटर फिटिंग अभिक्रिया होती है और अन्य होती हैं, अब तो मुझे इतना याद नहीं रहा सर। तो इन्हें मैं रिवाइज कर करके देख लिया करती थी और अनसोल्ड से तैयारी कर लिया करती थी। जो पूछी गई हैं प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछले सालों में पूछी गई हैं, ज़्यादातर वही रिपीट होती हैं सर, मैं आपको बता दूं। तो मैं उनका रिवाइज किया करती थी, मतलब रिवाइज ऐसे नहीं कि पढ़ लिया बस छुट्टी हुई, मतलब लिख लिख करके उन्हें मैं करती थी, मतलब लिख लिख करके देखा करती थी। बिल्कुल, और मैंने भी इनके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मतलब सूत्र लिखवाता हूँ मैं, और बच्चों के रोज़ ही टेस्ट लेता हूँ।
संडे में अक्सर टेस्ट लिया जाता है हमारे यहाँ पर। हालांकि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लिया करते थे ठीक है। तो मैं टेस्ट लेता था, और मैं आपसे ये और पूछना चाहता हूँ कि जो 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर डरते ज़्यादा हैं कि रात को कितने घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने रात को स्टडी किस प्रकार की थी अपनी, रात को नहीं, आपने स्टडी किस प्रकार की थी, यही बताइएगा। सर मैं आपको बता दूं अपनी स्टडी के बारे में। जो मैं स्टडी करती थी तो मैं रात को तो मेरा 10 बजे तक लास्ट रहता था पढ़ना, तो मैं 8 बजे तक मतलब पढ़ती थी। तो मैं रिवीजन किया करती थी। जैसे केमिस्ट्री में मुझे राउल्ट का नियम होते हैं केमिस्ट्री में, कोलराउस का नियम हुआ, तो मैं इन्हें रिपीट किया करती थी। और हिंदी में मुझे याद करने, जीवन परिचय याद क्या वो मतलब करने हैं, तो मैं रिवीजन किया करती थी 8 बजे तक। उसके बाद मैं 10 बजे तक जो केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल रहती हैं, अभिक्रिया की कोटि वोटी ये रहती हैं, और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल होती हैं, और मैथ के सवाल मैं इनका मतलब सॉल्व किया करती थी। 10 बजे तक पढ़ती थी। और मेरा ये भी एक क्रम रहा कि मैं जो शाम को रिपीट करके सोया करती थी, मैं सुबह को उसे रिपीट एक बार ज़रूर किया करती थी। इससे ये होता है कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हम शाम को मतलब अगर हम पढ़ के सो रहे हैं तो हमें सपने भी पढ़ाई के ही आएंगे, ठीक है। अगर हम फ़ोन चला कर सो रहे हैं तो हमें सपने फिर पढ़ाई के ही आएंगे, मतलब पढ़ाई के नहीं आएंगे, फ़ोन के ही आएंगे कि हमने वो रील देखी थी। तो इस वजह से कि शाम को पढ़ के सोना चाहिए, कि हमारे माइंड में फिर घूमता रहता है कि उस कोटि का मात्रक क्या था। इस वजह से मैं हमेशा पढ़ के सोया करती थी, और सुबह उठ के ज़रूर पढ़ती थी एक बार। वेरी गुड। तो देखिएगा इन्होंने किस प्रकार बताया। इन्होंने बताया कि मैं 10 बजे तक पढ़ती थी और सुबह को उठती थी। कुछ बच्चे, इनका सवाल यही रहता है कि सर जी रात को कितना पढ़ना चाहिए। मेरा तो मानना और इनका भी मानना यही है कि इतना पढ़ना चाहिए जितना आपका माइंड काम करे, ठीक है। उसके बाद आप सोइएगा, ठीक। तो आप मुझे ये बताइएगा, रात को कुछ बच्चों को नींद की ज़्यादा समस्या होती है। हालांकि आप इतनी ज़्यादा पढ़ी है नहीं रात को, पर फिर भी आपको पता होगा 10 बजे तक भी नींद आ जाती है कुछ बच्चों के लिए। तो आपने मेंटेन किस प्रकार की थी नींद को? सर मैं आपको बता दूं, नींद को मेंटेन करने का तरीका, कभी भी बिस्तर पर नहीं पढ़ें। जैसे बेड पे नहीं लेट कर पढ़ें कि रजाई में जाड़े हैं रजाई में पढ़ लें, ऐसा नहीं है। उससे हमें एक आर्कस आता है मतलब नींद का। तो मेज़ हो और मेज़ कुर्सी हो, तो उस पर मेज़ पर बुक रखी हो और कुर्सी डाल के उस पर पढ़ना चाहिए, जिससे हमें आर्कस नहीं आता और नींद आए। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में तो ऐसा है कि ठंडा पानी चल जाता है, और जाड़ों में ये है कि मतलब अपना स्वास्थ्य रखना हमें ज़रूरी है, मतलब अच्छा रखना। तो क्यों ना गर्म पानी बोतल में रखें और जब भी नींद आए तो उसे पी लें। और एक और बात बता दूं, कभी भी ये नहीं है कि 4-5 घंटे ही पढ़ना है हमें, ये नहीं है। जब आपका माइंड काम करे, जिस प्रकार से आपका माइंड पढ़ने के लिए काम कर रहा है, तो जब ही पढ़ें। ये नहीं कि हमें इतना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना तो यह है कि 1-2 घंटे पढ़ें और फिर उसमें 10-5 मिनट का रेस्ट ले लें, मतलब। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा इनकी मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। जैसे कि सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य पर ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य बिगड़े ना, क्योंकि एग्ज़ाम के समय स्वास्थ्य बहुत मेंटेन होना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ बच्चे जो है स्वास्थ्य खराब करके और उनके एग्ज़ाम फिर सही नहीं जाते। देखो पूरी साल बहुत मेहनत करते हैं और फिर अंतिम समय पर स्वास्थ्य खराब होना बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपकी परसेंटेज पर ज़रूर इजाफा आ जाएगा। और दूसरी बात इनकी मुझे ये अच्छी लगी, प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने बताया कि आपका जब मन करे तब पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा है, पढ़े जा रहे हैं आप 12-2 बजे तक भी। तो तभी ये पढ़ती थी 10 बजे तक, क्योंकि मन मेंटेन जो होता है 10, 11 या 12 बजे तक ही करता है बस, ठीक है। तो इन्होंने केवल 10 बजे तक पढ़ाई की है। 10 बजे के बाद फिर जो है सो जाती थी। मतलब कहने का इनका ये है कि जब इनका माइंड काम करता था तो तब पढ़ती थी। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि जब आपका दिल और दिमाग अगर पढ़ाई के लिए करे तभी आप स्टडी करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें, सो जाएं। और जब आप फिर उठें फिर पढ़ें। और आप एक निश्चित सीमा होती है किसी भी चीज़ की, आपको नींद फिर दोबारा से नींद आए फिर सो जाइए। आप एक बार सोइएगा, मन से सोइएगा, चाहे 8 घंटा 10 घंटा सोइएगा, फिर उसके बाद नींद नहीं आ सकती है तो तब पढ़िएगा आप लोग। कहने का तात्पर्य ये है कि इनका भी और हमारा भी यही है कि आपका जब मन करे तब पढ़ें, ठीक है।
सर एक बात मैं और बता दूं, कुछ बच्चे ये समझेंगे कि सर ने बोला है और उन्होंने बोला है कि जब माइंड करे जब ही पढ़ें। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। माइंड का ये नहीं कि आपका माइंड कर ही नहीं रहा है पढ़ने का, पढ़ना है, पर ये बोल रहे हैं कि मतलब जब पढ़ें जब आपका माइंड करे। पढ़ना तो पढ़ना ही है, पर ज़रूर पढ़ना है, पर ये नहीं कि मतलब इग्नोर कर दो, पढ़ाई में कुछ नहीं है कि माइंड नहीं कर रहा हमारा। पढ़ना है, अपना भविष्य भी बनाना है, पढ़ाई से ही भविष्य बनता है। एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं बांट सकता, वरना सब चीज़ बढ़ जाती है जीवन में, बस यही बिल्कुल है। सही बात। तो मैं आपसे एक और सवाल है मेरा, सवाल तो अभी बहुत हैं लेकिन अगला सवाल मेरा ये है कि अब बचा है 1 महीना, ये इस वक्त चल रहा है जनवरी, और फरवरी में इन बच्चों के एग्ज़ाम है। आपके भी 1 महीना पहले आपने किस प्रकार तैयारी की थी, आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार की रही 1 महीना में, तो वो बताइएगा। और कितने घंटे अब पढ़ना चाहिए बच्चों को? सर मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास मतलब जो बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास 1 महीना ही बचा है। तो मतलब वो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जितना उनसे हो सके रिवीजन। अनसोल्ड हो, उसमें मतलब मॉडल पेपर हो, उनसे रिवीजन करें। किसी ने ऑनलाइन पढ़ा है, किसी ने ऑफलाइन पढ़ा है, तो मतलब अपने हाथ के बने हुए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उसमें से मॉडल में से ही सारा पढ़ लिया। मतलब अपने हाथ के नोट्स हों, उनका रिवीजन मतलब करना बहुत ज़रूरी है। सबसे उसमें मोस्ट बात रहती है सर कि अपने नोट्स होने चाहिए अपने पास। चाहे हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें, ये नहीं कह रही कि मैं बोर्ड के लिए नोट्स होने चाहिए। कोई भी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें उसके नोट्स अपने हाथ से बनाना बहुत ज़रूरी है, और उनका अंत समय पर रिवीजन भी करें। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है एकदम। आपके नोट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, और नोट्स तो आप हर एक विषय के बनाएं। अगर नोट्स हैं आपको तो वो इतना हेल्प करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा। बात आई समझ में? हमेशा नोट्स से ही पढ़ना चाहिए, मेरा तो मानना यही है। और इन्होंने भी नोट्स से पढ़ाई की, वही बता रही हैं कि नोट्स अवश्य महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे अंतिम सवाल है। अब अंतिम सवाल ये है कि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? सर मैं लास्ट में बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगी। 2 पंक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, जब जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से बच्चों अपनी तैयारी करते रहो। ये नहीं कि मतलब कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे जब ही पढ़ना है, 2-3 दिन पहले पढ़ना है, ये नहीं। अभी से आप अपना रिवीजन करना चालू कर दो, ये है बस। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बताया और पूरे इंटरव्यू में अपनी पूरी डिटेल बताई कि किस प्रकार इन्होंने पढ़ाई की थी, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपके अंक आएंगे। इनके नंबर हिंदी में आए, केमिस्ट्री में आए, और भी इनके विषय ड्राइंग में आए। इनके जिसमें अच्छे अंक आए थे उसके बारे में इन्होंने बताई, पढ़ाई किस प्रकार की जाती है वो भी बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बखूबी हमारे सवालों का जवाब एकदम सटीक और सही जवाब दिया है, बिगर हिचके हर बात का जवाब दिया है। तो बच्चों, अगर आप भी, अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिन बच्चों के अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, अच्छे अंक 10th क्लास में या 12th क्लास में आए हैं, तो वो हमारे चैनल पर भी इंटरव्यू दे सकते हैं, जो भी बच्चे। और आपको हमसे आप अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद का पर्सनल नंबर रहता है, आप मेरे लिए कॉल करके बता सकते हैं, और मैं स्वयं उसका इंटरव्यू लेने उसके घर भी आ सकता हूं, चाहे वो मैं उसके पास अपने पास भी बुला सकता हूं। तो अब आप में से जो भी बच्चा इच्छुक हो इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो बच्चे देख रहे हैं जो फिलहाल बोर्ड में हैं, तो वो गौर से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अवश्य हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या हमारा चैनल आपको कुछ ना कुछ हेल्प करता है, तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों के लिए लाभ हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम लेकर आएंगे और भी कोई अन्य या तो वीडियो लेकर आएंगे या फिर और भी काफ़ी इंटरव्यू डालते रहेंगे। तब तक आपके बोर्ड के पेपर होंगे। जैसे जैसे एक एक हम वीडियो इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमको अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए अवश्य इसी प्रकार वीडियो बनाते रहेंगे और इंटरव्यू लेते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारी तरफ से, और प्रियांशी जी की तरफ से आप लोगों के लिए बोर्ड की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं आपके लिए अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए